हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। कल वाली क्लास में हमने विधायी प्रक्रिया से संबंधित 100 प्रश्न देख लिए थे। आज हम आगे के प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो, एक सेकंड रुकिए, हाँ सही है, मैं कंफ्यूज हो गया था कि यहीं छोड़ा था क्या हमने। तो गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो यह गलत है, क्योंकि जो गैर सरकारी विधेयक है वह होता है जो मंत्री नहीं है, यानी जो सरकार में शामिल नहीं है, और वो सांसद अगर प्रस्तुत करता है कोई विधेयक तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। दूसरा कि हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया था। जब प्रश्न 2017 में पूछा था तो ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन डी, न तो एक और नहीं दो। गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर प्रस्तावित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं है, यानी अगर जो मंत्री नहीं है उसके अलावा जो भी विधेयक प्रस्तुत करता है सदस्य उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। जबकि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो किसी मंत्री द्वारा सदन के पटल पर प्रस्तावित किए जाते हैं। गैर सरकारी विधेयक भी सदन में एक प्रक्रिया के तहत पेश किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने? तो 15। तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 14, कितना? 14 गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं। अतः दिए गए उपयुक्त कथन में से न तो एक सही है और नहीं दो। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। आपने सुना होगा कि इकोनॉमिक जो सर्वे है वो जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो बजट अब 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। पहले 28 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। तो उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है। चालू वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें चालू वर्ष में यानी जो वर्ष चल रहा है उसमें अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रगति है और गतिविधियों के साथ राजकोषीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें जो वर्ष चल रहा है उसका विवरण होता है, आगे वाले का नहीं। क्यों? आगे वाले का अगली बार जब बजट आएगा तो उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें उल्लेख होता है। तो पीछे वाला जो साल है और जो वर्तमान में चल रहा है 2-3 साल के कंपेरिजन करके आंकड़े प्रोवाइड कराता है मैं इकोनॉमिक सर्वे। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से
धन निकालने के लिए। तो लेखा अनुदान क्या होता है? तो क्या होता है कि जब बजट पहले 28 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था, तो हमारे यहाँ पे जो एक फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च से अप्रैल के बीच होता है। तो उस समय क्या होता है कि बजट को पारित करने में 2-3 महीने का समय लगता है, और उस समय लगता है तो उस समय सरकार को कार्यों का संचालन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और जो पहले साल का जो पैसा है वो ऑटोमेटिक संचित निधि में वापस चला जाता है अगर खर्च नहीं हुआ तो वो। इसलिए कुछ समय के लिए, जैसे जब बजट पारित होता है तो उसी समय के लिए भारत की संचित निधि से संसद कुछ समय के लिए थोड़ा सा धन सरकार को प्रोवाइड कर देती है, और वो लेखा अनुदान के माध्यम से होता है, जिससे वो अपने कार्यों को संचालित कर सके। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक या बजट के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखा अनुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम धन प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, लेखा अनुदान बना है तो बजट के लिए, तो लेखा अनुदान कब होता है? बजट के समय। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए, सी। यानी जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती तो उस समय हमें लेखा अनुदान की जरूरत होती है सरकार के कार्यों को सतत रूप से संचालित करने के लिए। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? तो सबसे पहले हमें ये जाने कि अंतरिम बजट क्या होता है। तो अंतरिम बजट होता है कि जिस साल लोकसभा के निर्वाचन होने हैं उससे पहले का जो बजट सरकार पेश करती है उसे हम अंतरिम बजट कहते हैं। लेखा अनुदान बजट के समय पारित किया जाता है। अब वो पूछ रहा है कि इनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला है कि स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। तो ये गलत है। पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसे अच्छी तरीके से देखेंगे। लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट व्यय और आवर्ती यानी आय दोनों सम्मिलित होते हैं। तो ये सही है। लेकिन जो लेखानुदान होता है वो कुछ समय के लिए दिया जाता है सरकार को, और उसमें बस ये बताया जाता है कि सरकार कहती है कि हमें इस समय इतने पैसे चाहिए खर्च करने के लिए, तो उसमें नहीं बताया जाता कि पैसे आएंगे कहाँ से। ओनली एक्सपेंडिचर की बात करी जाती है। अंतरिम बजट पूरा बजट ही होता है, बस इतना अंतर है कि जो जिस साल निर्वाचन होने हैं उससे पहले का जो बजट होता है उसे अंतरिम बजट कहते हैं, और वो पूरा बजट होता है, बस नाम उसका अंतरिम बजट है। और उसमें ये भी बताया जाता है कि कहाँ पैसा व्यय होगा और कहाँ से आमदनी होगी। तो केवल 2 यानी ऑप्शन भी सही है। तो हम देखते हैं एक बार। बजट प्रक्रिया संपन्न होने अर्थात बजट पर संसद में चर्चा एवं मतदान होने से पूर्व नए वित्त वर्ष का प्रारंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने हेतु लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट संसद में पारित कराया जाता है। यह सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है। लेखानुदान स्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत करती है। और जो लेखानुदान है वो कार्यवाहक सरकार भी प्रस्तुत कर सकती है और स्थायी सरकार।
कार्यवाहक का मतलब है जो कुछ समय के लिए। अंतरिम बजट में व्यय और आवती यानी आय दोनों पक्ष शामिल होते हैं तथा यह चुनाव के पूर्व की कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब ये क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले देख लेते हैं कि फरवरी 2019 में तत्कालीन कार्यवाहक वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बस 2009-10 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। देखिए, मान के चलिए 2024 में चुनाव होने वाले, यानी हुए थे, होने वाले नहीं हुए थे। अब चुनाव जैसे मान के चलिए कि मई में होने वाले हैं, तो हमारा जो बजट है वो फरवरी में पेश होता है और अप्रैल से पहले पहले पारित हो जाता है, वित्तीय वर्ष से पहले। तो फरवरी मार्च से लेकर अप्रैल तक बजट आएगा, उसे हम अंतरिम बजट कहेंगे, क्योंकि इसके बाद निर्वाचन होने वाले हैं। तो जी अंतरिम सरकार का बजट होगा, इसमें आय और व्यय दोनों पक्ष शामिल होते हैं। बस अंतर इतना है कि कुछ समय के लिए, उसके बाद निर्वाचन होंगे। निर्वाचन के बाद मान के चलिए जैसे मई में निर्वाचन हुए और जून जुलाई तक फाइनल रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद सरकार जुलाई से लेकर फरवरी तक, दिसंबर तक, और जो फरवरी है ना वो अगले जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा उससे पहले तक एक बजट पारित करेगी। तो वो भी अंतरिम बजट होता है, मतलब कुछ समय के लिए, क्योंकि फिर वो पूरे साल के लिए नहीं है, तो उसमें भी दोनों पक्ष शामिल होते हैं। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो दोनों सरकार प्रस्तुत करती है। जब वही सरकार आएगी तो वही कर सकती है, या फिर दूसरी सरकार चेंज होके आएगी तो वो भी कर सकती है। कल आपने देखा होगा कि राजस्थान में 2021 में एसआई का पेपर हुआ था, तो उसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई थी और कल माननीय हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। तो आप जिसने भी अगर वो पेपर दिया है तो आप अच्छी तरीके से दोबारा तैयारी कर सकते हैं, वो फिर दोबारा होगा। और उसमें भी पॉलिटी आने वाली है, तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ें। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो अनुदान का अनुरोध, यानी ग्रांट के रूप में रखी जाती है व्यय। अनुच्छेद 113(2) के अनुसार संचित निधि पर भारतीय व्ययों के अतिरिक्त अन्य व्ययों के अनुमान या प्राक्कलन लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को या तो अनुमति दे सकता है वो, या अनुमति देने से मना कर सकता है, अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे सकता है। तो 3 चीजें, अनुमति दे भी सकता है, अनुमति नहीं भी दे सकता और कम कर सकता है, बट बढ़ा नहीं सकती। बढ़ाने का अधिकार संसद को नहीं है, ठीक है। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण, यानी जो बजट की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? तो सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। तो सबसे पहले आंसर इसका तो डी ही है। दूसरा, बजट पर चर्चा होती है, जैसे वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत कर देते हैं दोनों सदनों में, तो फिर दोनों सदनों में चर्चा होती है। चर्चा के बाद विनियोग विधेयक, और विनियोग विधेयक के बाद वित्त विधेयक, तब जाके सरकार को लास्ट में पैसा खर्च करने के लिए मिलता है। इसमें एक जो विभागीय समितियां हैं वो भी बजट पर विचार विमर्श करती हैं। तो बजट का वो चरण पूछे तो सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर बजट पर चर्चा, फिर विनियोग विधेयक को पारित करना तथा वित्त विधेयक को पारित करना सामान्य वित्तीय विधायन के चरण, जबकि जो लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवानुदान अनुच्छेद
116 इसमें शामिल नहीं। तो लेखानुदान हमने देख ही लिया। और जो प्रत्यानुदान या अपवानुदान बीच में जब सरकार के पे या किसी नई सरकार वो कार्यक्रम या कोई भी नई नीति है उसके लिए अगर पैसे की जरूरत होती है तो इनके माध्यम से सरकार संचित निधि से विनियोग माध्यम से पैसा निकालती है। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। यानी अगर कोई जैसे संसद में विधेयक लाना है तो कब कब राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। तो एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित अगर विधेयक आता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी होती है। तो यह भी सही है। ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित हो तो इसमें भी राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। तीसरा है राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक, इसमें भी जरूरत होती है। और चौथा है धन विधेयक। तो धन विधेयक पर भी राष्ट्रपति पहले अनुमति देता है, उसके बाद सदन में पारित किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही, सब सही है। तो प्रश्नगत सभी विकल्पों में प्रस्तुत विधायन प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो कटौती प्रस्ताव ये बजट के समय में देखने को मिलते हैं। स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। तो जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, जब सदन चल रहा होता है तो उस समय अगर कोई जैसा कोई मुद्दा है जो गठित हुआ है तो उस पर मंत्री का ध्यान कराने के लिए उठाया जाता है किसी सांसद के द्वारा। स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है कि जब सदन चल रहा होता है तो तब अगर सदन को स्थगित करना होता है और किसी तात्कालिक मुद्दे पर विचार करना होता है तो उस समय स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। और निंदा प्रस्ताव का प्राय जैसे कोई ऐसी घटना हुई जो निंदनीय है तो उस पर निंदा करने के लिए निंदा प्रस्ताव, या फिर किसी मंत्री की निंदा करने के लिए उसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो सदन की अवमानना या हनन करता हो तो उसे देख सकते हैं। तो निंदा प्रस्ताव सरकार की जैसे दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना के लिए लाया जाता है, तो इसमें आलोचना भी शामिल होती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया कि वृद्धि नहीं कर सकते, वे मात्र कमी कर सकते हैं। और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है नीति निर्मोदन, तो इसमें 1 रुपए की कमी करी जाती है। दूसरा है सांकेतिक कटौती, तो इसमें 100 रुपए की कमी कर दी जाती है। और एक मित व्ययता कटौती या फिर अर्थव्यवस्था कटौती, तो इसमें एक निश्चित राशि में कमी की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, नीति निर्मोदन यानी 1 रुपए की कटौती, सांकेतिक कटौती यानी 100 रुपए की कटौती, और मित व्ययता फिर आर्थिक कटौती कहते हैं इसे, तो एक निश्चित मुश्त राशि का कटौती की जाती है। स्थगन प्रस्ताव तो किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए या करने हेतु लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो इस सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना, बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु लोकसभा
राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशन कहलाता है। इसके तहत सरकार द्वारा प्रस्तुत जो अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गलत कौन सा है। तो लेखानुदान कह रहा है कि बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, तो ये गलत है। हमने बता दिया कि लेखानुदान कुछ समय के लिए सरकार को धनराशि प्रोवाइड करना होता है जब बजट समय सीमा में पारित न हो तब। फिर है सांकेतिक कटौती, जैसे हमने देखा था कि इसमें 100 रुपए की कटौती कर जाती है, तो बजट की मांग में से 100 रुपए कम कर दिया जाए तो सही है। मितव्ययता कटौती यानी अर्थव्यवस्था वाली कटौती, तो बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए तो ये भी सही है। तीसरा नीति निर्बोधन प्रस्ताव, तो बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए तो नीति निर्बोधन प्रस्ताव। बजट प्रस्तुतिकरण एवं बजट मांगों के सदन से पारित होने के मध्य के समय में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु लेखानुदान की मांग की जाती है। अन्य शब्दों में है बजट पारित होने से पहले के प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यक पूर्ति हेतु एक अग्रिम मांग है। प्रश्नगत शेष विकल्प सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान के निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो स्थगन प्रस्ताव अभी क्या है अपन देखते हैं। ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। हमने देखा था कि जो ध्यानाकर्षण और जो शून्यकाल है ये भारत की संसद का नवाचार है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है। इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों को अवलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता तथा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश है परंतु इसमें निंदा का पक्ष शामिल नहीं। ठीक है, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में आपको ध्यान रखना है, भारत की देन है। इसमें प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कोई जैसे अवलंबनी यानी जिसमें विलंब नहीं हो सकता और वो लोक महत्व का विषय है उसके लिए लाया जाता है। भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? यानी जो संसद है उस पर या उसके द्वारा मंत्रिपरिषद के जो कार्य हैं उन पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है? तो उन पर नियंत्रण स्थगन प्रस्ताव, अनुपूरक प्रस्ताव और प्रश्नकाल तीनों के माध्यम से रखा जाता है। तो ऑप्शन डी। अब देखते हैं हम ये क्या होते हैं। तो भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है। जैसे इस प्रकार समझा जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि वर्तमान अर्थात तात्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाए जिस पर हम विलंब नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्नकाल, जो लोकसभा की बैठक का पहला घंटा और राज्यसभा में दूसरा घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। तो लोकसभा में पहला घंटा प्रश्नकाल मतलब 11 से
12 तक और राज्यसभा में दूसरा घंटा। देखिए इनमें थोड़ा अंतर है, आप देख लीजिए। तो प्रश्नकाल 11 से 12 लोकसभा में और 12 से 1 शून्यकाल होता है लोकसभा में। इसका उल्टा राज्यसभा में, राज्यसभा में 11 से 12 शून्यकाल और 12 से 1 प्रश्नकाल चलता है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। तीसरा है अनुपूरक प्रश्न। तो संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः मंत्रियों से पूछे जाते हैं और वे सभी प्रश्न 3 श्रेणियों के होते हैं: तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का जो उत्तर है वो सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है तथा उत्तर के संतोषजनक न होने पर मुख्य प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तारांकित प्रश्न होता है कि इसमें जो उत्तर है वो सीधे मंत्री के द्वारा दिया जाता है और तारांकित में लिखित रूप से उत्तर दिया जाता है। तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है? तो उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, उत्तर लिखित दिए जाते हैं, गलत। पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, सही। प्रश्न पूरक नहीं तो गलत। उत्तर पर बहस की जा सकती है, तो 2 ही सही है, पहला और तीसरा। यानी उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सॉरी, लिखित गलत है, मौखिक, तो ये वाला गलत है। इसमें एक मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो जो स्थगन प्रस्ताव है वो पहला आंसर सही है कि सार्वजनिक महत्व का निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, और कोई सार्वजनिक बहस का मुद्दा है या महत्व का मुद्दा है तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। राजग, जैसे हम एनडीए कहते हैं, सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। कारण क्योंकि इस नियम में वाद विवाद के साथ मतदान का भी प्रावधान है, तो सही है। क्योंकि अगर मतदान होगा तो उसमें उसे हारने का डर सता रहेगा, इसलिए इस पर वो चर्चा और वाद विवाद पसंद नहीं करती। दोनों सत्य और एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। कथन कारण दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। नियम 184 के तहत जनहित के किसी मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव पर रोक लोकसभा में बहस के बाद मतदान होता है। यदि सरकार के पक्ष में कम मत पड़े तो सरकार के गिरने का खतरा रहता है। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो इसमें कोई सीधा आंसर नहीं है, इसे हम देख लेते हैं क्योंकि इसमें समय समय पर वृद्धि होती रही है। 2005 में नियम 377 के अंतर्गत लोकसभा में सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों की संख्या प्रतिदिन 15 से बढ़ाकर कितनी, तो 20 कर दी। कब? 2005 में। तथा 2015 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 30 कर दिया, ताकि अधिक सदस्य अपने मुद्दे उठा सके। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? तो गिलोटिन का अर्थ
पहले ही दे रहा है, जो कि सही भी है। विधेयक पर बहस को बंद कर देना। गिलोटिन होता है कि जैसे अगर बैठ पारित हो रहा है उस समय तो सभी मांगों पर विचार विमर्श नहीं हुआ, इतनी पर हो गया और इतनी पर नहीं हो पाया और समय कम है, तो अब मतदान होना है, तो मतदान के लिए इनको भी हम संग में रख लेते हैं, यानी विधेयक पर बहस को बंद करके और सभी पे एक साथ मतदान करा लिया जाता है। तो गिलोटिन समापन का एक अनुरूप है। इसका अर्थ है कि जारी कार्य से संबंधित लंबित जो प्रस्ताव और प्रस्तावों पर चर्चा हेतु जो आवंटित समय है वो समाप्त हो जाने पर सभापति राज्यसभा में और अध्यक्ष लोकसभा में द्वारा मत लिया जाना। समापन के विपरीत प्रयोग किए जाने वाले गिलोटिन से पूर्व कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता। सभापति या अध्यक्ष बिना किसी और चर्चा के प्रस्ताव पर तत्काल मत ले सकता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो योजना एक की जवाबदेही संसद के प्रति होती है, तो गलत, क्योंकि इसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री के प्रति होती थी। अब नीति आयोग है तो उसकी भी प्रधानमंत्री के प्रति होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गठित होती है, तो ये भी गलत है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने की न्यूनतम आयु 40 वर्ष, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। न्यूनतम आयु का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीश न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश राष्ट्रपति तभी जारी कर सकते हैं या तो एक सदन सत्र में न हो या फिर दोनों सदन सत्र में न हो, क्योंकि जब कोई विधि बनती है तो दोनों सदनों के माध्यम से ही विधि का रूप लेती है, जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्राधीन न हो। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक, योजना या नीति आयोग के सदस्य और सचिव शामिल होते हैं। अतः प्रश्न विकल्पों में केवल विकल्प बी का कथन सही है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, तो सही है, क्योंकि हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे अनुच्छेद 301 में वैधानिक या फिर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, जबकि पहले अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, तो सही है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, तो ये भी सही है। वित्तीय बिल उसी तरीके से होता है जैसे साधारण बिल होता है, और उसे रोकने का प्रावधान या रोकने की शक्ति राज्यसभा के पास है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया। तो धर्मनिरपेक्ष नहीं, इसमें पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और समाजवादी और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। संसद के दोनों सदनों में से कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा सही है। एक सेकंड रुकिए।
यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है। तथापि यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है तो राज्यसभा इसे मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है। अतः राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है, मतलब रोक सकती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित किए गए। ठीक है, तो क्या, तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य पहले था, अब प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पर हमने राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित किया। संसद के दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तथापि ऐसी किसी विवाद को लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था से सुलझाने का कोई प्रावधान नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार अनुच्छेद 30A के तहत बना दिया गया। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। ठीक है, तो स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय विधानमंडल के लिए सरकार से स्वतंत्र एवं असंबद्ध पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 में प्रभावी रूप से सामने आया। स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है जो कि सरकार से स्वतंत्र है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो जैसे यूके में जो संसद है वो संप्रभु है, वहां पे एक बात प्रचलित है कि जो संसद है वो पुरुष को महिला नहीं बना सकती और महिला को पुरुष नहीं बना सकती, बाकी सभी कार्य कर सकती है। तो न्यायिक समीक्षा से, क्योंकि हमारे यहाँ पे न्यायिक समीक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो भारतीय संविधान के तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, परंतु उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण न करे, इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो संसद है उसकी जो संप्रभुता है वो प्रतिबंधित किससे होती है। तो सबसे पहला तो एक न्यायिक समीक्षा है, दूसरा फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, तीसरा संघीय चरित्र और चौथा लिखित संविधान। तो 4 ऐसे प्रावधान हैं, इनके द्वारा हमारी संसद जो संप्रभुता है उस पर प्रतिबंधित है। तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संघीय चरित्र और लिखित संविधान। ठीक है, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था तो 2002 में 13 मई 2002 को हमने संसद की औपचारिक स्थापना प्रथम लोकसभा की चुनाव के पश्चात कब, तो 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुई थी। प्रारंभ अधिवेशन 50 वर्ष के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय संसद द्वारा का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था।
एक सेकंड रुकिए। तो 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसदीय समूह आईपीजी के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है। तो एक स्वायत्त संस्था नहीं है, तो ये गलत है। संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं, तो ये भी गलत है। लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपाध्यक्ष समूह के पदेन यानी एक्स ऑफिशियो उपाध्यक्ष होते हैं, यानी अगर जे शामिल होते हैं इसमें तो अपने आप ऑटोमेटिक उपाध्यक्ष बन जाते हैं। भारतीय संसदीय समूह यानी आईपीजी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना संविधान सभा द्वारा 16 अगस्त 1948 को स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के अनुसरण में 1949 में की गई थी। इस प्रकार कथन एक सही है। आईपीजी की सदस्यता संसद के सभी वर्तमान सदस्यों तथा पूर्व सदस्यों के लिए खुली है। लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी वर्तमान सदस्य निर्धारित सदस्यता शुल्क वर्तमान में 1,000 रुपये जमा कर आईपीजी का आजीवन सदस्य यानी लाइफ मेंबर बन सकता है। तथापि संसद का सदस्य न रह जाने पर उसे आईपीजी के सहयोगी आजीवन सदस्य एसोसिएटेड लाइफ मेंबर का दर्जा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त संसद का कोई पूर्व सदस्य निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा करने पर आईपीजी की कार्यकारी परिषद द्वारा सहयोगी आजीवन सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। संभावित सदस्य और एसोसिएटेड सदस्य की भिन्नता के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने कथन 2 को भी गलत माना। लोक सेवा के अध्यक्ष इस समूह के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं और राज्यसभा के उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। कथन 3 सही है। आईपीजी अंतर संसदीय संघ यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी आईपीयू के राष्ट्रीय समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय समूह यानी सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की भारतीय शाखा के रूप में कार्य करता है। विभिन्न बहुस्तरीय संसदीय मंचों पर प्रतिनिधि मंडलों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से यह समूह भारतीय संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाता है। और इसका लास्ट प्रश्न है विधायी प्रक्रिया का कि वो कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया था। तो विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी CLA का जो अध्यक्ष है वो 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। उनका कार्यकाल अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक रहा। कब? 1925 से लेके 1930 तक। तो इस तरह जो विधायी प्रक्रिया वाला वो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है और कल से हम संसदीय समितियों को स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो लगभग 43-44 मिनट की हो गई है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं हम, क्योंकि फिर इसमें ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी थोड़े प्रश्न दिए हैं, उनको हम एक ही वीडियो में देख लेंगे तो समस्या नहीं होगी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। देखिए, शेयर करने से होगा ये कि जिनको ज़रूरत है वो एक इस क्लास को देख पाएंगे। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि क्लास आपको ऑनलाइन न लगे, ऑफलाइन जैसी लगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।